हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आयोजित फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार यह रेस जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित की गई ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स का अवार्ड कितनी बार जीत चुके? तो 8 बार। यह लुइस हैमिल्टन की करियर की 99वीं जीत है। लुइस हैमिल्टन का संबंध मर्सिडीज रेसिंग टीम से है और ये एक ब्रिटिश चालक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीतने वाले लुइस हैमिल्टन का संबंध किस रेसिंग टीम से है? तो मर्सिडीज रेसिंग टीम से। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये एक ब्रिटिश चालक है। इस रेस में दूसरे स्थान पर फरारी के चार्ल्स लेक्लर रहे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित की गई ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो चार्ल्स लेक्लर, जो कि फरारी रेसिंग टीम के हैं। मर्सिडीज रेसिंग टीम के फिनलैंड के चालक वाल्टेरी बोटास इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 में फिनलैंड के चालक वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है और ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट। आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड ये तीनों एक ही देश के नाम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाला दुनिया का चौथा क्रिकेटर बना? कौन सा भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाला दुनिया का चौथा क्रिकेटर बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिखर धवन। आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने के मामले में शिखर धवन भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं और पहले स्थान पर है विराट कोहली। और वनडे में 6000 रन बनाने के मामले में ये भारत के 10वें खिलाड़ी हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। शिखर धवन ने अपने वनडे करियर के 6000 रन 140 पारियों में पूरे किए। कितनी पारियों में? 140 पारियों में। साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला ने 123 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे। सबसे तेज वनडे में 6000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला के नाम पर है, जिन्होंने मात्र 123 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे। भारत के विराट कोहली ने 136 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे और सबसे तेज वनडे में 6000 रन पूरे करने का भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 139 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे। शिखर धवन हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो शिखर धवन। श्रीलंका के विरुद्ध भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कर इन्होंने 37 साल पुराना मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी शिखर धवन से पहले मोहिंदर अमरनाथ थे। शिखर धवन का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि शिखर धवन का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दिल्ली से। शिखर धवन ने वनडे और टेस्ट मैच में पदार्पण ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने वनडे और टेस्ट मैच में पदार्पण किस टीम के विरुद्ध किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे
कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डिओर प्रदान किया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डिओर हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जूलिया डुकोर्नो को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इनको यह पुरस्कार इनकी फिल्म टाइटेन के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डिओर किस फिल्म के लिए दिया गया? तो टाइटेन के लिए जूलिया डुकोर्नो को दिया गया। जूलिया डुकोर्नो यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। दूसरी महिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कालेब लैंड्री जोन्स ने अपनी फिल्म नित्रम के लिए जीता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने और किस फिल्म के लिए जीता? तो कालेब लैंड्री जोन्स ने फिल्म नित्रम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनेट रिंसवे ने अपनी फिल्म वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार लेओस कैरेक्स एनेट ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लेओस कैरेक्स एनेट को। कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रांड प्रिक्स अवार्ड संयुक्त रूप से ईरानी फिल्म ए हीरो के लिए अशर फरहादी को और फिनलैंड की फिल्म कंपार्टमेंट नंबर 6 के लिए जूहो कुओसमैनन को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड किसे दिया गया? तो ईरानी फिल्म ए हीरो के लिए अशगर फरहादी को और फिनलैंड की फिल्म कंपार्टमेंट नंबर 6 के लिए जूहो कुओसमैनन को। कांस फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार क्रोएशियाई फिल्म मुरीना के लिए एंटोनेटा कुसीजानोविक को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म तो चुनी गई है क्रोएशिया की फिल्म मुरीना और पुरस्कार दिया गया है एंटोनेटा कुसीजानोविक को। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार हांगकांग की फिल्म ऑल द क्राउन्स इन द वर्ल्ड के लिए तांग यी को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म किसे चुना गया? तो वह हांगकांग की फिल्म ऑल द क्राउन्स इन द वर्ल्ड को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कितने देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी में सम्मिलित किया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी में सम्मिलित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। आईसीसी ने मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को अपने एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, नाम याद रखना। आईसीसी के कुल सदस्य देशों की संख्या अब 106 हो गई है, जिनमें 94 एसोसिएट सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 106, जिसमें से 94 एसोसिएट सदस्य देश हैं। वर्तमान में 12 देशों के पास आईसीसी की पूर्ण सदस्यता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के कितने देशों के पास पूर्ण सदस्यता है? तो 12 देशों के पास। आईसीसी ने सदस्यों के मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण जाम्बिया और रूस की सदस्यता रद्द कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण किन देशों की सदस्यता रद्द कर दी? तो जाम्बिया और रूस की। आईसीसी वर्तमान में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 15 जून 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले।
आईसीसी के वर्तमान सीईओ जेफ अलारडाइस है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है, तो जेफ अलारडाइस। हाल ही में भारत के मनु सहानी को आईसीसी ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण सीईओ के पद से हटा दिया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किसे अपने हवाई अड्डों के व्यवसाय का नया सीईओ नियुक्त किया है? अडानी ग्रुप ने किसे अपने हवाई अड्डों के व्यवसाय का नया सीईओ हाल ही में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर के जैन को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत का दूसरा क्लाउड क्षेत्र कहां लॉन्च करने की घोषणा की है? गूगल क्लाउड ने भारत का दूसरा क्लाउड क्षेत्र कहां लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली एनसीआर में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यह गूगल क्लाउड क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह गूगल क्लाउड क्षेत्र मुंबई के बाद भारत का दूसरा क्षेत्र है, यानी भारत का पहला गूगल क्लाउड क्षेत्र मुंबई में स्थापित किया गया था। यह एशिया प्रशांत का 10वां गूगल क्लाउड क्षेत्र है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में भारत की दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किए गए गूगल क्लाउड क्षेत्र एशिया प्रशांत का कौन सा क्लाउड क्षेत्र है? 10वां। दुनिया में कुल 26 गूगल क्लाउड क्षेत्र मौजूद हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गूगल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 4 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जिसे एपेक भी कहा जाता है, उनकी एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एपेक एक ऐसा संगठन है जिसमें 21 एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एपेक के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो 21। इस संगठन को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया गया था। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत को वर्ष 2011 में पहली बार एपेक में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किस वर्ष भारत को एपेक में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो वर्ष 2011 में। एपेक के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का 43% हिस्सा आता है। कितना? 43%। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एपेक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो नवंबर 1989 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। और एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सिंगापुर में। और एपेक के संस्थापक कौन थे? बॉब हावके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में WWF UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? WWF UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 35%। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व के कुल आवरण का मात्र 9.67% में है। रिपोर्ट के अनुसार 40% अफ्रीकी शेर भी संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। कितने प्रतिशत? 40% अफ्रीकी शेर। 70% अफ्रीकी और एशियाई हाथी भी संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लेड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लेड में।
और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केन्या के नैरोबी में। और NEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की समस्त जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की समस्त जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फास्टर। और फास्टर क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पॉलिटी में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है या भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश NV रमणा हैं, जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है और वे किस क्रम के हैं? तो NV रमणा है और वो 48वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा बीवी, जो 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य दलितों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? भारत का कौन सा राज्य दलितों के सशक्तिकरण यानी कि उनके उत्थान, उनके कल्याण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस कार्यक्रम को तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक लाभार्थी दलित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम के तहत लाभार्थी दलित परिवारों को कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो 10 लाख रुपए की। इस कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना के हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से की जाएगी। कहाँ से? तेलंगाना के हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से। इस कार्यक्रम के तहत कुल 11,900 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितने परिवारों को? 11,900 परिवारों को। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा की है। तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों की पहचान हेतु NV ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया? किस संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों की पहचान हेतु NV ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।